हेलो स्टूडेंट्स। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2025 के लिए टॉप इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग जारी कर दी गई है। इस रैंकिंग को NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क कहते हैं और ये फ्रेमवर्क या ये रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी की जाती है। भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसके द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। दरअसल ये रैंकिंग भारत के सभी टॉप इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मैनेजमेंट कॉलेज हो, एग्रीकल्चर हो, डेंटल हो या यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, इन सभी के लिए आपस में कंपटीशन जैसा एक रैंकिंग जारी किया जाता है और इस रैंकिंग फ्रेमवर्क को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी शुरुआत 2016 से की गई थी और 2016 से प्रत्येक वर्ष इस रैंकिंग को जारी किया जा रहा है। इस वर्ष यानी 2025 में जो रैंकिंग जारी हुई है, इसमें लगभग 3800 भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस आदि ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसमें कई कैटेगराइजेशन है। दरअसल कुल 17 प्रकार की रैंकिंग जारी की जाती है और इसमें तमाम प्रकार के इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं। सबसे पहली जो रैंकिंग होती है वो ओवरऑल कैटेगरी की होती है, यानी हर पैरामीटर पे जो इंस्टीट्यूशन, आइदर वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, जिसका पूरे देश में सबसे बेहतर प्रदर्शन होता है, वो इस ओवरऑल कैटेगरी यानी समग्र श्रेणी में रखा जाता है। इस दृष्टि से IIT मद्रास ये पूरे इंडिया में टॉप पोजीशन पर है। दूसरे स्थान पर IISc बेंगलोर है। इसके बाद रैंक 3 से लेकर 7 तक ये बाकी के IIT कॉलेजेस ही हैं। जैसे तीसरे स्थान पर IIT बॉम्बे है, चौथे स्थान पर IIT दिल्ली है और उसके बाद IIT कानपुर का स्थान है। इसी प्रकार छठे स्थान और 7वें स्थान पर IIT खड़गपुर और रुड़की है। स्टूडेंट्स, यहां आप देखेंगे कि 8वें स्थान पर भारत का जो लीडिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशन है एम्स, ये 8वें स्थान पर है और 9वें और 10वें स्थान पर JNU और BHU है। तो टॉप इंस्टीट्यूशंस ओवरऑल कैटेगरी में ये सारे हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो टॉप 3 या 4 से पूछा जाता है, तो याद रखना है IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और IIT बॉम्बे जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये भारत के टॉप इंस्टीट्यूशंस है ओवरऑल कैटेगरी में। इसके बाद अगर विश्वविद्यालय की कैटेगरी देखते हैं यानी यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी देखते हैं, तो यहां पर IISc बेंगलोर ये पहले स्थान पर है। ओवरऑल कैटेगरी में IISc बेंगलोर दूसरे स्थान पर था, लेकिन यूनिवर्सिटीज के मामले में यह पहले स्थान पर है। दूसरा स्थान यहां पर JNU है। ओवरऑल कैटेगरी में वो 9वें स्थान पर था, लेकिन यहां पर ये दूसरे स्थान पर है। तीसरा रैंक मणिपाल एकेडमी मणिपाल को मिला है। ये एक प्राइवेट संस्थान है, लेकिन समय के साथ इस संस्थान ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और अभी यह तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर जामिया मिलिया इस्लामिया जो दिल्ली में सिचुएटेड है, ये है। 5वें स्थान पर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, यानी जामिया मिलिया इस्लामिया का रैंकिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऊपर है, यानी बेहतर परफॉर्मेंस इस साल जामिया का रहा है। 6ठे स्थान पर BHU है जो बनारस में है। 7वें स्थान पर बिट्स पिलानी, जिसको बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, यह पिलानी राजस्थान में है। 8वें स्थान पर अमृत विश्व विद्यापीठम, यह कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, यह 8वें स्थान पर है। जादवपुर यूनिवर्सिटी ये 9वें स्थान पर है, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। और 10वें स्थान पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तर प्रदेश में है। इन सब ने यूनिवर्सिटी के कैटेगरी में काफी अच्छा परफॉर्म किया है और ये टॉप परफॉर्मर हैं। बिहार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ कॉलेज ने अच्छा परफॉर्म किया है
और लास्ट ईयर की तुलना में इनका परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है। जैसे राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसका पूरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, इसने इस साल बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। और कृषि की श्रेणी में जो एग्रीकल्चर कैटेगरी है उसमें इस साल वो 14वें स्थान पर है, पिछले साल यह 29 स्थान पर था। और बिहार के यूनिवर्सिटीज के मामले में देखा जाए तो यह प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा आईआईटी पटना ये इंजीनियरिंग कैटेगरी में 19वें स्थान पर है। लास्ट ईयर यह 34वें स्थान पर था, यानी इसमें भी काफी सुधार हुआ है। सॉरी। एम्स पटना मेडिकल कैटेगरी में ये 26वें स्थान पर है। मेडिकल कैटेगरी में हम लोग देखेंगे कि बिहार से सिर्फ एम्स ही है जो इस श्रेणी में आ पाया है। इवन जो पटना का प्रसिद्ध पीएमसीएच मेडिकल कॉलेज है वो भी इस लिस्ट में टॉप 100 में नहीं है। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि इस साल पीएमसीएच ने इस कंपटीशन में या इस कैटेगरी में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगर देखा जाए तो 17 कैटेगरी हैं। पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया है कि मेडिकल, डेंटल, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, कई तरह के कैटेगरी हैं। तो देखते हैं क्या क्या कैटेगरी है। सबसे पहला है ओवरऑल कैटेगरी, यानी समग्र में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आईआईटी मद्रास और आईआईएससी बेंगलोर का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। यूनिवर्सिटीज यानी विश्वविद्यालय की कैटेगरी है, कॉलेज की कैटेगरी है। रिसर्च इंस्टीट्यूशन यानी वैसे संस्थान जो शोध में संलग्न है या अनुसंधान कह सकते हैं, इसकी एक कैटेगरी है। इंजीनियरिंग यानी अभियंत्रण एक कैटेगरी है। मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, फार्मेसी, मेडिकल यानी चिकित्सा, डेंटल, दंत चिकित्सा, लॉ, विधि संस्थान, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, वास्तुकला एवं योजना, इन सब के रूप में अलग अलग कैटेगराइजेशन है। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर यानी कृषि एवं संबंध क्षेत्र, इनोवेशन नवाचार श्रेणी, ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विद्यालय जिसे इग्नू है, स्किल यूनिवर्सिटी कौशल विश्वविद्यालय कहते हैं, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो कुल मिलाकर 17 कैटेगरी में भारत के शिक्षण संस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है। एक एक कर देखते हैं कि किसमें किसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। मेडिकल के लिस्ट में अगर देखा जाए तो एम्स नई दिल्ली यह टॉप परफॉर्मर है। इसके बाद पीजीआई एमईआर, पहले ये पीजीआई चंडीगढ़ के नाम से था, अब ये मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के नाम से हो गया है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यह चंडीगढ़ में यह दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर सीएमसी वेल्लोर यानी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, यह तीसरे स्थान पर है, टॉप परफॉर्मर कॉलेज में है। यानी अगर इस लिस्ट को देखें तो एम्स, पीजीआईएमईआर और सीएमसी वेल्लोर ये 3 टॉप परफॉर्मर कॉलेजेस हैं। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कॉलेज में अगर से श्रेणी देखी जाए तो आईआईएम ए से अहमदाबाद, बी बेंगलोर और के कोझिकोड यानी 1, 2, 3 में आईआईएम के प्रबंधन कॉलेज है। और चौथे स्थान पर इंटरेस्टिंगली आईआईएम का कॉलेज ना होकर आईआईटी दिल्ली है, यानी आईआईटी दिल्ली में जो प्रबंधन की शिक्षा दी जा रही है वह बेहतर रैंकिंग के साथ चौथा स्थान पर है। इसी तरह से कॉलेज की कैटेगरी में जो टॉप 2 परफॉर्मर्स हैं ये दोनों दिल्ली के हैं। पहले स्थान पर हिंदू कॉलेज है और दूसरे स्थान पर मिरांडा हाउस है। मिरांडा हाउस स्पेसिफिकली फीमेल सेंट्रिक है, महिलाओं के लिए कॉलेज है और ये सेकंड स्थान पर है। लॉ यानी विधि शिक्षण के लिए पहले स्थान पर है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया जो कि बेंगलुरु में है, यानी बेंगलुरु का लॉ कॉलेज फर्स्ट पोजीशन पर है। सेकंड पोजीशन जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एनएलयू कहते हैं, ये नई दिल्ली में है। और तीसरे स्थान पर नालसार है जो कि काफी प्रतिष्ठित विधि संस्थान है, ये हैदराबाद में है। तो टॉप 3 परफॉर्मर ये हैं। याद रखना है नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर,
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली और नालसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद, ये टॉप परफॉर्मर हैं विधि की पढ़ाई के लिए। रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर कई वर्षों से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, दूसरे स्थान पर आईआईटी मद्रास और तीसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली है। तो ये शोध संस्थान है जहां पर अनुसंधान का कार्य बहुत बेहतर हुआ है भारत के दृष्टिकोण से, और ये टॉप 3 परफॉर्मर हैं। इंजीनियरिंग में रिजल्ट जो है वो आईआईटी मद्रास पहला पोजीशन, दिल्ली दूसरा पोजीशन और मुंबई तीसरे स्थान पर है। फार्मेसी के केस में जामिया हमदर्द नई दिल्ली पहले स्थान पर और बिट्स पिलानी दूसरे स्थान पर है। डेंटल के केस में एम्स नई दिल्ली पहले स्थान पर है, टॉप परफॉर्मर है। स्टूडेंट्स, हम लोगों को इस तरीके से इसे पढ़ना है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो मैक्सिमम यहां पर टॉप परफॉर्मर के बारे में पूछा जाता है और कुछ एक कैटेगरी है जहां पर कंपैरिजन पूछा जा सकता है। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग यानी वास्तुकला और योजना के कॉन्टेक्स्ट में आईआईटी रुड़की यह पहले स्थान पर है और एनआईटी कोझिकोड जो कि कालीकट में है यह दूसरे स्थान पर है। अगली कैटेगरी देखते हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड यानी एग्रीकल्चर से संबंधित, कृषि से संबंधित अगर देखा जाए तो IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में अवस्थित है, नई दिल्ली पूसा रोड के नाम से है, ये टॉप पोजीशन है। तो मैक्सिमम प्रश्न यहां से बनता है कि कृषि श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस इंस्टीट्यूशन का रहा, तो उसमें IARI का नाम याद रखना है। एग्रीकल्चर की श्रेणी में बिहार के 2 इंस्टीट्यूशंस ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सबसे पहला है राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा जो कि 14वें स्थान पर है, 14th रैंक है, और 36वें रैंक पर बिहार का एक और यूनिवर्सिटी है कृषि विश्वविद्यालय जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर यानी ये भागलपुर। जबकि RAU राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा यह समस्तीपुर में अवस्थित है। इनोवेशन यानी नवाचार के श्रेणी में आईआईटी मद्रास यह पहले स्थान पर है। स्टूडेंट्स, यहां हम लोग ये देख रहे हैं कि आईआईटी मद्रास ने कई कैटेगरी में काफी अच्छा परफॉर्म किया है और ओवरऑल यह पूरे भारत में इसीलिए पहले स्थान पर रहा है। ओपन यूनिवर्सिटी जो मुक्त विद्यालय हैं उसमें इग्नू ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, वो फर्स्ट रैंक पर है। उसी तरह से स्किल यूनिवर्सिटी यानी कौशल विश्वविद्यालय की श्रेणी में सिम्बायोसिस, ये एक मैनेजमेंट कॉलेज हुआ करता था, लेकिन अब इसमें कई तरह की स्टडीज होने लगी हैं, जो पुणे में अवस्थित है। तो इसका नाम अब सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो गया है। यह पूरे देश में स्किल यूनिवर्सिटीज के मामले में पहले स्थान पर है। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी जो राज्य सरकार से संबंधित विश्वविद्यालय है उसमें टॉप परफॉर्मर जादवपुर यूनिवर्सिटी है जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इस मामले में फिर देखिए आईआईटी मद्रास ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल जो 17 कैटेगरी है उसमें कई कैटेगरी ऐसे हैं जिसमें आईआईटी मद्रास ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और इसीलिए वो ओवरऑल पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। स्टूडेंट्स, अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों आईआईटी मद्रास या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ओवरऑल बहुत अच्छा इन सभी ने परफॉर्म किया है, या ये जो श्रेणी में वर्गीकरण करने के बाद इनको रैंकिंग दी गई है उसका आधार क्या है। तो नॉर्मली किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इसका आधार हो सकता है कि वहाँ पर छात्र कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ के कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं वो कितने अच्छे हैं, तीसरा वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, रिसर्च पर क्या काम हो रहा है,
उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है कि पढ़ाई करने के बाद उनके नौकरी का क्या स्कोप है। तो इन सभी के आधार पर बेसिकली ये वर्गीकरण किया जाता है या रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। सबसे पहला छात्रों की संख्या, यानी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कितने छात्र हैं, यह भी एक प्रमुख आधार है। कोई कॉलेज है जिसमें बहुत कम स्टूडेंट्स हैं और कोई कॉलेज है जहां बहुत अधिक स्टूडेंट्स हैं, तो निश्चित रूप से परफॉर्मेंस का आधार यानी वेटेज वो चेंज हो जाएगा। तो छात्रों की संख्या महत्वपूर्ण घटक है। दूसरा, शिक्षक और छात्र का अनुपात। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में छात्र की जो संख्या है उसके अनुपात में शिक्षक हैं या नहीं। आपने सुना होगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आसपास की जानकारी रखते हैं, कई ऐसे कॉलेज हैं जो कि टीचर हायर करते हैं। पता चलता है कि जब कोई इंस्पेक्शन केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से आता है तो वही टीचर जो पहले किसी एक कॉलेज में थे वही अपना ड्रेस चेंज करके दूसरे कॉलेज में पहुंच जाते हैं। तो वहाँ से भी फीस ले रहे हैं, वहाँ से भी फीस ले रहे हैं और छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात कैसा है। तीसरा, पीएचडी वाले शिक्षकों की संख्या। शिक्षक हैं लेकिन वो खुद कितने सक्षम हैं, इसका कुछ पैमाना होना चाहिए। तो यहाँ पर NIRF यानी नेशनल जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वह यह जानने की कोशिश करता है कि शिक्षक खुद कितने अच्छे से पढ़े लिखे हैं। पीएचडी वाले शिक्षकों की संख्या। अगला फैक्टर है वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर सरकार किसी इंस्टीट्यूट को फाइनेंशियल हेल्प दे रही है, वित्तीय सहायता दे रही है, तो उस वित्त के आलोक में कॉलेज यूनिवर्सिटी ने अपनी व्यवस्था को कितना बेहतर किया है, साथ ही साथ जो खर्च हो रहा है उसका अच्छे से ब्यौरा रखा है या नहीं, और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। यानी अगर किसी स्टूडेंट के लिए राशि आई है तो उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंधन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगला फैक्टर ऑनलाइन शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा या इंटरनेट और नए जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है। एक कॉन्सेप्ट बीच में चला था जिसको मूक कहते थे, MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। यानी अगर किसी इंस्टीट्यूट में वो पूरे दुनिया के इंस्टीट्यूट्स के साथ, पूरे दुनिया के शिक्षण संस्थानों के साथ किस तरह से सामंजस्य स्थापित करता है। हो सकता है कि वो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, मैसाचुसेट्स जैसे कॉलेज के प्रोफेसर्स और वहाँ की जो रिसर्च टीम है उसके साथ इसने समन्वय स्थापित किया है और इम्पोर्टेंट क्लासेस वहाँ से भी यहाँ के छात्रों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक्सपोजर का एक माध्यम हो सकता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन कितना इम्प्रूव हुआ है उस कॉलेज में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट घटक रहा है नेशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग में। अगला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सिफारिशों को अपनाना। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन और सुधार के लिए नई शिक्षा नीति बनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे, जैसे कि भारतीयता को कैसे आप प्रमोट करें। जैसे इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है भारतीय भाषा में शिक्षा। हो सकता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि या विभिन्न भाषाओं की पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को समझने में दिक्कत होती हो, तो उनको वहाँ पर बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने के लिए आप किस भाषा में पढ़ा रहे हैं या विभिन्न भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने की परंपरा शुरू हुई है, नहीं हुई है। उसी तरह से कोर्स मटेरियल है, उनको लोकल लैंग्वेज में क्या ट्रांसलेट किया गया है। तो कुछ इस प्रकार का भी यहाँ पर घटक रखा गया है। अगला है भारतीय ज्ञान परंपरा। भारत में ज्ञान की एक पुरानी परंपरा रही है। इस पुरातन परंपरा में कई महान वैज्ञानिक, कई महान विचारक हुए हैं। तो क्या वहाँ जो समृद्ध ज्ञान परंपरा थी उसका उपयोग किया जा रहा है? इसी तरह से एक टर्म है स्टूडेंट क्रेडिट सिस्टम। स्टूडेंट क्रेडिट सिस्टम वैसे छात्रों के लिए है जो
समय से सपोज किया 3 वर्ष के लिए या 4 वर्ष का कोर्स था, लेकिन बीच में उनको कोई जॉब ज्वाइन करना पड़ा या कहीं काम के लिए जाना पड़ा या उनकी पारिवारिक स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि वो अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उनको ब्रेक मिल सकता है? क्या वो 1 साल का सबैटिकल यानी ब्रेक लेकर अगले साल उसको कंटिन्यू कर सकते हैं? तो ये सारी जो सिस्टम है जिसमें कि छात्रों को मौका मिलता है कि वो कभी भी बीच में पढ़ाई छोड़ सकते हैं और बाद में फिर से वहां शामिल हो सकते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट घटक इसमें रखा गया है। अगला है शोध पत्रों का प्रकाशन, यानी अगर रिसर्च हो रहा है तो क्या रिसर्च वर्क का प्रकाशन हो रहा है, उसका पब्लिकेशन हो रहा है? जितना अधिक पब्लिकेशन होगा निश्चित रूप से वहां के छात्रों को उसका लाभ मिलेगा। इस रिसर्च के आधार पर उद्योग धंधों को फायदा मिल सकता है, भारतीय ज्ञान परंपरा पद्धति को फायदा मिल सकता है। तो कितने रिसर्च पेपर को एक्चुअली पब्लिश किया गया है, यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। इसी तरह से शोध प्रोजेक्ट, क्या वहां रिसर्च हो रहा है या सिर्फ रिसर्च के नाम पर पैसे की बर्बादी हो रही है? तो एक्चुअल वर्क यानी शोध प्रोजेक्ट अगर चल रहे हैं तो इन पर भी मार्क्स दिया जाता है, ये भी एक आधार बनता है। इसी तरह से पेटेंट, अगर शोध प्रोजेक्ट हो रहा है और शोध पत्रों का प्रकाशन हुआ है और कुछ बड़ा ही इनोवेटिव कोई सिस्टम की खोज होती है, कुछ नए चीज़ों का आविष्कार होता है, तो उसके लिए पेटेंट की आवश्यकता होती है। पेटेंट के आधार पर, जैसा कि हम लोग पेटेंट के आधार पर इंडस्ट्रीज को और ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन सोसाइटी को बेनिफिट मिल सकता है। तो ये पेटेंट कितना उस कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से हो रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। प्लेसमेंट, पढ़ने लिखने के बाद रोजगार की क्या संभावना है, यह भी एक आधार होता है। खासकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और बहुत सारे टेक्निकल कॉलेज में ये देखा जाता है, स्टूडेंट एडमिशन लेने के पहले ये सब भी देखते हैं कि वहाँ से पढ़ने के बाद क्या कोई रोजगार मिलेगा या फिर ऐसे ही लेबर फोर्स और वर्क फोर्स का बस एक हिस्सा बनता चला जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि भाई अगर पढ़ाई की है तो रोजगार भी मिले, तो इसलिए प्लेसमेंट का अपना रोल है। परीक्षा पैटर्न, परीक्षा पैटर्न कैसा है? क्या वो रोट लर्निंग ही है? क्या सिर्फ सब कुछ रटो और उसके आधार पर परीक्षा पास करने वाली बात है, या कुछ इनोवेशन भी है? इनोवेशन इन द सेंस कि वहाँ पर क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया गया, रिसर्च को बढ़ावा दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी परीक्षा का पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है। पीएचडी छात्रों की संख्या, पीएचडी ये नॉलेज का एक एपिटोम माना जा सकता है कि पीएचडी छात्र अगर हो रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत के साथ उस मुकाम को प्राप्त किया होगा और वो देश और समाज के लिए एक एसेट होंगे। तो पीएचडी छात्रों की संख्या, और इसी तरह से विविधताओं को प्रोत्साहन। भारत डाइवर्सिटीज़ का कंट्री है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, विविधताएं हैं, क्षेत्र की विविधता है, भाषा की विविधता है, समाज में विविधता है, धर्म की विविधता है, महिला पुरुष का भेद है, दिव्यांगजन की आवश्यकता है। तो इन सभी के लिए कॉलेज ने क्या किया है? क्या कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने इनके प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई प्रयास किया है? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और लास्ट में संस्थाओं को लेकर आम धारणा क्या है, यानी परसेप्शन क्या है? कोई कॉलेज है, उसका परसेप्शन बनने और बिगड़ने में समय लगता है। जैसे सपोज किया जाए कि आईआईटीज, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इन सभी ने लंबे समय तक अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन किया है और पब्लिक के बीच इसकी एक पॉजिटिव परसेप्शन है, लोगों का एक सकारात्मक सोच है इन कॉलेजों के लिए। तो ये परसेप्शन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो कॉलेजों को इस बेसिस पर भी आंका जाता है कि न सिर्फ पढ़ाई, शोध, रिसर्च, बल्कि जनता के बीच और छात्रों के बीच, अभिभावकों के बीच, नीति निर्धारकों के बीच आपका परसेप्शन कैसा है। मान लिया जाए कोई कॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन आए दिन वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनता है,
छोटी छोटी बातें हैं जो पब्लिक में निगेटिव प्रचार के रूप में कहा जा सके, ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं, तो निश्चित रूप से परसेप्शन खराब होता है। और अगर इस तरह का परसेप्शन है तो फिर कॉलेज की रैंकिंग खराब हो जाएगी। तो इन सभी आधारों पर यह रैंकिंग जारी किया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके आधार पर विभिन्न स्टेट्स ने कैसा परफॉर्म किया है, इसकी एक झलक मिलती है। इसको देखने से साफ साफ उत्तर और दक्षिण में अंतर दिखता है। दक्षिण के राज्यों ने अपेक्षाकृत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जैसे अगर टॉप 100 कॉलेज की बात की जाए तो तमिलनाडु से 17 कॉलेज हैं जो टॉप 100 के लिस्ट में हैं। महाराष्ट्र से 11 कॉलेज हैं जो इस लिस्ट में हैं। यूपी से 9 कॉलेज, दिल्ली से 8 कॉलेज, कर्नाटक से 6 कॉलेज। लेकिन अपने स्टेट बिहार की बात की जाए तो मात्र 1 कॉलेज है जो कि टॉप 100 के लिस्ट में आ पाया है। वो आईआईटी पटना है जिसका इंजीनियरिंग कॉलेज कैटेगरी में 36वां रैंक है। तो ये एक पैरामीटर है, ये बिहार के लिए भी एक सोचने की बात है कि किस प्रकार जो विभिन्न पैरामीटर्स कॉलेज के लिए शिक्षा मंत्रालय ने अपनाया है, उसको बिहार के कॉलेज किस प्रकार से अपनाते हैं और अपने आप में सुधार करते हैं। तो एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। लास्ट में देखा जाए कि इस रैंकिंग की ऑब्जेक्टिविटी क्या है, कि आखिर क्यों स्टूडेंट्स किसी भी कॉलेज को ज्ञान प्रदान करने का स्रोत माना जाता है। विद्यार्थी बहुत ही आशा के साथ वो कॉलेज ज्वाइन करता है, तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों को हक है कि वो विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन लेने के पहले जाने कि उनका वो कॉलेज उनका भविष्य निर्माण किस प्रकार से करने में सक्षम है। तो सबसे पहला उद्देश्य स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करेगा, यानी वो जान पाएंगे कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने से लाभ है या नहीं। दूसरी बात कि जो कॉलेज हैं ये सिर्फ कंपटीशन सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो स्टूडेंट के लिए ही हो या पॉलिसी मेकर्स के लिए भी हो, बल्कि ये इन कॉलेजों के बीच आपस का कंपटीशन भी है। सभी कॉलेज को निश्चित रूप से जो फंडिंग होती है उसमें इस रैंकिंग का असर दिखता है। कोई कॉलेज अगर लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पब्लिक के बीच स्टूडेंट्स के बीच उसका अच्छा एक परफॉर्मेंस है, एक अच्छा परसेप्शन है, तो निश्चित रूप से सरकार भी ऐसे कॉलेजों को प्रमोट करती है। तो ये कॉलेजों के बीच आपसी कंपटीशन भी है कि हमें बेहतर करना है और उस बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर समाज और देश में एक अच्छी छवि बनेगी। और जो फाइनेंस की बात है, जो वित्तीय पोषण की बात है, तो सरकार भी उन्हें बेहतर वित्तीय पोषण करेगी। साथ ही साथ यह नीति निर्देशकों के लिए, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए भी आवश्यक है कि एक जगह अगर कुछ अच्छी प्रैक्टिस है तो इसको किसी दूसरे जगह भी यूज़ किया जा सकता है और इसके आधार पर पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था में, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, किसी भी प्रकार का कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो, इन सभी में एक बेहतर शिक्षण पठन पाठन का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यहाँ से निश्चित कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो विभिन्न एग्जामिनेशंस में प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आप इसे रिवाइज कीजिए और इसका लाभ लीजिए। मैं जानना चाहूँगा कि अगला टॉपिक क्या हो। धन्यवाद।